कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एंडो मोमेंट्स, जब हमारा मेंटल कोई प्रोसेस होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता या इनकम्प्लीट रह जाता है, उसको हम मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। दिस रिजल्ट फेलियर टू डेवलपमेंट ऑफ सफिशिएंट इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव कैपेसिटी ऑफ कोप अप विद डिमांड ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये क्या होता है, कब अक्सर होता है जब हम फेल हो जाते हैं इन्वायरमेंट के साथ या अपनी सोसाइटी के साथ या अपनी फिजिकल नीड के साथ एडजस्ट करने में। अब नीचे इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, मेंटल रिटार्डेशन इज डिफाइंड ए सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जर्नल या इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और इम्पेयरमेंट कॉग्निटिव अडेप्टिव फंक्शनिंग। तो मेंटल रिटार्डेशन को आप मोल्ड करके मॉडिफाई करके भी लिख सकते हो। इट इज द स्टेट इन विच द पर्सन इज सिग्निफिकेंटली सब एवरेज। सब एवरेज का मतलब है बंदा नॉर्मल ना हो, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग उसकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन ना करती हो, उसका ब्रेन इंपेयरमेंट हो, ठीक है, इसको हम मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। चाहे आप एज इट इज ये डेफिनेशन याद कर लो, चाहे इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके और फिर लिख दो। डायग्नोस, तो अभी फिलहाल क्या है, मेंटल रिटार्डेशन है, इस वर्ड को चेंज कर दिया गया है। मेंटल रिटार्डेशन, पागल को पागल कहोगे तो भी पागल को तो गुस्सा आएगा ही, तो हम इसको बोलते हैं मेंटली चैलेंज्ड, ठीक है, मेंटली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं। डायग्नोस का मतलब क्लिनिकल डायग्नोस, दो तरह के डायग्नोसिस में देखे जाते हैं। क्लिनिकल डायग्नोस होता है आपका जहाँ पे उसकी एक्टिविटी हमें शो करती है, और साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंसी टेस्ट, ये होते हैं किसी का आईक्यू लेवल या ब्रेन टेस्ट करना, ठीक है। क्लिनिकल डायग्नोस में क्या आएगा, हिस्ट्री ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इन फैमिली, जेनेटिक्स देखेंगे पहले कि पहले फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है, होम इन्वायरमेंट कैसा है, क्या होम इन्वायरमेंट की वजह से कंजेनिटल मालफॉर्मेशन या जेनेटिक्स में ये बीमारी आई है। एविडेंस, अगर आपके स्कल का, फेस का या कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी आपकी फैमिली में रही है उसको चेक करेंगे। डिले इन फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सोशल डेवलपमेंट, डिले का मतलब लेट हो जाना, फिजियोलॉजिकल बॉडी स्ट्रक्चर, साइकोलॉजिकल ब्रेन स्ट्रक्चर एंड सोशल आपका समाज, ठीक है, इसको चेक करना। डिफेक्ट, आपको बोलने में या वोकैबुलरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। पुअर स्कूलिस्टिक परफॉर्मेंस, आपकी स्कूल की परफॉर्मेंस पुअर है या अच्छी है, लेकिन किसी की स्कूल की परफॉर्मेंस को देख के हम उसके आईक्यू लेवल का अंदाजा नहीं लगा सकते। आज हम सारे यहाँ बैठे हैं, क्या हम मतलब जब अपने एजुकेशन टाइम में थे, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो भी क्या हम ऐसे ही थे जैसे आज हैं? टाइम के अकॉर्डिंग और ब्रेन के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जब हम पढ़ते थे, खैर तुम तो अभी +2 करके ही निकले हो, मैं आपको ये बताती हूँ, क्या मैंने जीएनएम की थी तब मैंने कभी सोचा था मैं टीचिंग करूंगी? उस टाइम पर हमको भी जीएनएम से डर लगता था। तो हम किसी के स्कूल की परफॉर्मेंस देख के उसके कॉलेज का या उसके आईक्यू लेवल का पता नहीं लगा सकते। बच्चा कई बार बचपन में बहुत इंटेलिजेंट होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है रद्दी हो जाता है। बच्चा बचपन में बहुत रद्दी होता है, 5वीं 6वीं तक जैसे जैसे चीज़ों को समझता है 10वीं 11वीं तक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। तो वही चीज़ इन्होंने दी है कि स्कूल की परफॉर्मेंस है, हम उसकी वो चेक करेंगे कि पुअर का मतलब है अच्छी थी या खराब थी। शॉर्ट स्पैन ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज, बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज है, पेशेंट है, उसने लाइफ के साथ कितना डील किया है। कितना डील करने का मतलब, एक तो एज्ड बंदा हो, हाँ भाई लाइफ के सारे उतार चढ़ाव इसने देख लिए। एक किसी ने पहली बार ही सपना देखा हो तो एमबीबीएस का टेस्ट क्लियर करेगा और पहली बार फेल हो गया हो और उससे वो डिप्रेशन में चला गया हो। तो क्या होता है कि जो लाइफ है, लाइफ में कितना स्ट्रगल बंदे ने किया है वो देखते हैं। द क्लिनिकल डायग्नोस में इनसफिशिएंसी ऑफ वर्क, कोई भी वर्क है उसको पूरी तरह से कर पाता है या नहीं कर पाता है। एंटी सोशल बिहेवियर, एंटी सोशल बिहेवियर का मतलब खुद के लिए एज वेल एज दूसरों के लिए हार्मफुल हो चुका है बंदा, खुद को भी मारने की कोशिश कर रहा है और दूसरों को भी किल करने की कोशिश करता है, इसको हम एंटी सोशल बिहेवियर बोलते हैं, जिसमें आपका क्राइम है, रेप है या फिर मर्डर है, ऐसा कुछ मतलब ये क्राइम्स आते हैं। उसके बाद है पुअर इकोनॉमिक अचीवमेंट, उसने अपनी लाइफ में अचीवमेंट क्या क्या ली है। इंटेलिजेंसी टेस्ट में है आपका ब्रेन टेस्ट, जिसके जो कि आईक्यू लेवल होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ आपको आईक्यू लेवल या ब्रेन टेस्ट है, सिर्फ यही लिखने हैं। आईक्यू लेवल में बीच में एक फॉर्मूला दे रखा है, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मेंटल एज का मतलब कितनी एज बच्चे का ब्रेन कितनी शो कर रहा है। जैसे मान लो बच्चा 10 साल का है, लेकिन डाउन सिंड्रोम का जो बच्चा होता है वो अपनी
एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेवलप कम होता है। यदि 10 साल का अगर डाउन सिंड्रोम का बच्चा है तो वो आपको एक्टिविटी 1 या 1.5 साल के बच्चे की दिखाएगा। तो ये होती है मेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल एज आपकी होती है आपकी एक्चुअल एज बाय ईयर्स, आप कितने साल के हो, इनटू में 100। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब मेंटल रिटार्डेशन के टाइप कितने होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा माइल्ड, सेकंड आपकी मॉडरेट रहेगी, तीसरी आपकी सीवियर, और फोर्थ जो प्रोफाउंड स्टेज होती है उसमें बच्चा लगभग क्या होता है, ऐसा होता है कि उसकी ब्रश है वो भी हमें ही करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोफाउंड, जिसका कोई इलाज नहीं है। माइल्ड और मॉडरेट तक इलाज है। इलाज का मतलब कंटिन्यू अगर उनकी लर्निंग करवाई जाए, कंटिन्यू एक ही काम को अगर बार बार किया जाए, उनको समझाया जाए कि ब्रश करना बहुत जरूरी है, मुंह खराब हो जाएगा, आपका पेट खराब हो जाएगा, तो बंदा एडजस्ट करता है, समझने की कोशिश करता है। लेकिन सीवियर और प्रोफाउंड में तो भूल ही जाओ कुछ होगा, वो तो एक तरह से ये लगा लो कि बेचारा धरती पे बोझ है, वो लाइफ में किसी चीज को एडजस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसका आईक्यू लेवल लगभग 0 है। ठीक है, सीवियर में भी हम रिस्क ले लेते हैं, वही थेरेपीज वगैरह से कोशिश करते हैं, अदरवाइज फैमिली के बीच में रहता है तो जैसे हम करते हैं वैसे हमें देख के करने की कोशिश करता है। इसके मेंटल रिटार्डेशन के कॉजेज है एंटीनेटल कोज, मदर को कोई सीवियर डिसऑर्डर रहा हो एंटीनेटल पीरियड में, कोई कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, सिफिलिस, गोनोरिया है, मदर को फिजिकल कोई इंजरी हो, जैसे कि मान लो लेटर एज में एंटीनेटल आपका चेकअप ना हुआ हो, या फिर मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया हो, वो मूवी देखी थी कोई मिल गया मैं दोनों एक सिर पर लगी थी, ऐसी कोई इंजरी हो, इंटॉक्सिकेशन, मदर है ड्रिंक करती हो, ठीक है, कोई ड्रग्स लेती हो, एब्यूजर हो, तो बच्चे में ये सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। प्लेसेंटा डिसफंक्शन, प्लेसेंटा प्रॉपर वर्क ना करे, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन का मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म, इनमें से कोई प्रॉब्लम हो। प्रीनेटल कोज, प्रीनेटल कोज में आपका बर्थ एस्फेक्सिया, इसको हम इंट्रानेटल भी बोल सकते हैं, डिफिकल्ट बर्थ, ऑब्स्ट्रक्ट लेबर, कर्निचर्स, जैसे कि आपका जो है ये जॉइंट पे पेन है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, बर्थ इंजरी, इसमें बच्चे में देखने को मिलती है। पोस्टनेटल, जैसे बच्चे के पैदा होने के बाद बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो जाए, जैसे कि चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, बच्चे को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, बच्चे को हम अब्यूज कर रहे हैं, इंटॉक्सिकेशन, बच्चा बीमार इतना रहता है, वो मेडिसिन बहुत ज्यादा, एक छोटा बच्चा भी पैदा होते दारू को पी नहीं सकता, तो इंटॉक्सिफिकेशन का मतलब है उसकी बॉडी में ऐसी कोई बीमारी हो जिसके लिए हम हैवी डोज मेडिसिन यूज कर रहे हैं, वो माल न्यूट्रिशन। जेनेटिक कोज में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, जहाँ पे क्रोमोसोम पेयर में ना होकर या सिंगल हो या ट्रिपल हो, ठीक है, उसको बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का कोई डिसऑर्डर हो, ग्रोथ डिजीज ऑफ ब्रेन, ब्रेन में ट्यूबरक्लोसिस, एपिलेप्सी, जिसमें ग्रैंड माल सीजर आते हैं, ऐसी दिक्कत हो, और क्रेनियल मार्फॉर्मेशन, क्रेनियल मार्फॉर्मेशन में आपका हीमेटोमा है, हाइड्रोसिफेलिस है। हाइड्रोसिफेलिस क्या होता है, हाइड्रोसिफेलिस खासकर आपको जो ये बच्चे होते हैं ना वैक्यूम कप से जिनकी डिलीवरी होती है उनमें देखने को मिलता है। उनमें क्या होता है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर की वजह से जो सिर है वो यहाँ से निकल आता है और जो सीएसएफ है वो यहाँ पे अकुमुलेट होता है, एक्सेसिव सीएसएफ है, अकुमुलेट हो जाता है, इसको हाइड्रोसिफेलिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक सिचुएशनल कंडीशन होती है। इसके बाद क्या करते हैं, अगर हम रेगुलर उस बच्चे के सिर की मसाज करें तो बच्चा जो है नॉर्मल शेप ले लेता है, लेकिन हाइड्रोसिफेलिस में सीएसएफ की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो सिर है वो बॉडी से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। जैसे एक्रोमेगाली या माइक्रोमेगाली ये डिसऑर्डर आगे आपके आएंगे तो आपको करवाया जाएगा। ठीक है, वैसे ये हाइड्रोसिफेलिस से पीडिया का क्वेश्चन है, साइकेट्रिक का नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोसिफेलिस में एक ऐसी कंडीशन अराइज हो जाती है जब बच्चे के हेड में सीएसएफ की प्रोडक्शन इतनी होती है कि अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है। माइक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली में जो सर का साइज है वो बहुत छोटा रह जाता है, उसमें सीएसएफ ज़्यादा था तो इसमें सीएसएफ कम हो जाता है। क्रेनिक स्ट्रेस, मिगालो एसिनोफेली, ये सारे अपनी पीडिया में आएंगे। सोशियोकल्चर कोज, सोशियोकल्चर कोज में डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन कि हम एकदम से भी ये सोच रहे कि हमारा बालक तो पैदा होते का हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आइसोलेशन, बच्चे को आप अकेला छोड़ दो वो प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इंसान एक ऐसा सामाजिक प्राणी है या एक ऐसा जानवर है जिसको हमेशा झुंड में रहने की आदत होती है, वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता है। उसके बाद है साइकेट्रिक कंडीशन, साइकेट्रिक कंडीशन या मेंटल डिसऑर्डर कौन से होते हैं जिनकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन बच्चे में आ जाती है, बंदे में आती है। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर,
ऑटिस्टिक में भी बच्चा अपने नॉर्मल वर्किंग कंडीशन नहीं ले पाता है। चाइल्डहुड सिजोफ्रेनिया, जिसको बचपन से ही सिजोफ्रेनिया रहेगा, वो बच्चा भी डेवलप नहीं करेगा, मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो जाएगा। एस्पेरगर सिंड्रोम, कोई भी सिंड्रोम हो, इसमें सिजोफ्रेनिया, मेनिया, बहुत सारे छोटे छोटे डिजीजेज जो एक साथ आती हैं। रेने सिंड्रोम, तो ये सिंड्रोम्स क्या होते हैं, जब एक से ज्यादा बीमारियां आएंगी। प्रॉब्लम ड्यू टू मेंटल रिटार्डेशन, अब मेंटल रिटार्डेशन के दौरान कौन सी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले पर्सनल में क्या है, जैसे बंदा अपनी बॉडी की केयर नहीं कर पाता, उसकी बॉडी की नीड क्या क्या है वो नहीं समझ पाता, ठीक है। सेक्सुअल रिलेशन क्या होते हैं, सेक्सुअल रिलेशन क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसको ये नॉलेज नहीं होती। ये होती है पर्सनल, जो हमारी खुद की इंटेंशन से जुड़ी हुई होती है। सोशल, सोसाइटी में कौन माँ है, कौन बाप है, कौन काकी ताई है, किससे कैसे बात करनी है, ये प्रॉब्लम बच्चों में रहती है क्योंकि उन्हें नहीं पता होता। फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं, एंगर का रहते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों को हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, निग्लेक्ट, क्योंकि वो किसी काम के लिए हम उनको बाहर भी नहीं ले जाते अपने साथ। तो क्या होता है, ये चीज़ बच्चे में डेवलप हो जाती है, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद एजुकेशनल, जब अगले का दिमाग ही नहीं चल रहा तो वो क्या ही पढ़ लेगा, तो एजुकेशनल उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। सेक्शुअल एंड मैरिटल, तो सेक्सुअल और मैरिटल का मतलब क्या है, उसको अपने सेक्स और मैरिज स्टेटस से भी, हाँ, सामने वाले के साथ कैसे डील करना है, कैसे घर में रखना है, कैसे बच्चे पैदा होंगे, इन चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज नहीं होती है। रीहैब एंड नर्सिंग केयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है। असेसमेंट ऑफ द नीड, किसकी क्या जरूरत है उसको असेस करना। दिस इज इम्पोर्टेंट, असेस द ट्रेन टू और कस्टोडाइल केयर, तो क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, आपको पता होगी प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, पेशेंट की नीड को देखना है। एजुकेशन हम मेंटल रिटार्डेड बंदे को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें दिमाग हो इतना समझेगा तो वो खुद ही ना ठीक हो जाए। ये एजुकेशन हम देते हैं उसकी फैमिली वालों को, उसके केयर टेकर को, जो कि उससे केयर प्रोवाइड करवाते हैं। इनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, मेंटल रिटार्डेड बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल होते हैं। देखा है कभी ऐसा स्कूल? देखा है? सोनीपत में ITI चौक पे उमंग नाम का स्कूल है, नहीं उमंग, वहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन है। ये आपका जो अंधेरे वाले बच्चे होते हैं ना, उनका स्कूल है। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन रिक्वायर अर्ली स्टिमुलेशन, इनको जरूरत होती है बचपन से लेकर इनको एक ही काम बार बार करवाया जाए, तब जाके 3-4 साल में कैपेबल होते हैं, इनको वो चीज़ याद होती है कि सुबह उठ के क्या करना है और शाम तक क्या क्या करना है, ठीक है। तभी ये भी मॉडरेट तक ही होता है, सीवियर प्रोफाउंड में ये चीज़ें भी लागू नहीं होती, क्योंकि उनका IQ लेवल लगभग खत्म होता है, उनको आप जितना समझाओगे उनके भेजे में कुछ नहीं जाना होता। ट्रेनिंग, एक होता है वेल एजुकेटेड और एक होता है वेल ट्रेन्ड, इनमें डिफरेंस क्या होता है इसी क्लास में मैंने ही बताया। वेल ट्रेन्ड और वेल एजुकेटेड में फर्क क्या होता है? वेल एजुकेटेड है हम जिनको बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें याद है, मोस्टली चीजें याद है, हमारी एजुकेशन के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर है जो मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। हमारी समझ के अकॉर्डिंग, हमारे ब्रेन की कॉन्शियसनेस लेवल के अकॉर्डिंग, हमारी एज के अकॉर्डिंग हम मैच्योर हो जाते हैं। और वेल ट्रेन्ड का मतलब जितनी चीज सिखाई जाएगी वो उतना ही करेंगे, अगर आपने उससे एक ज़्यादा पॉइंट भी ज़्यादा सोच ली, उनसे उम्मीद कर ली तो वो कर नहीं सकते, उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वेल एजुकेटेड में हम आते हैं और वेल ट्रेन्ड में सर्कस का शेर आता है, ठीक है। जो कि जितना आपने उसको सिखाया उतना ही करेगा, ज़्यादा प्रेशर करोगे तो नखा हो जाएगा। तो वेल ट्रेन्ड मॉडिफाई चीज़ें होती हैं, ये वेल एजुकेटेड मॉडिफाई चीज़ें होती है जहाँ हम अपने सोच के अकॉर्डिंग, अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को बदल सकते हैं। लेकिन वेल ट्रेन्ड है अपना जंगलीपन कभी नहीं छोड़ता है। शेर सर्कस में बेशक नाचा है, जिस दिन उसको छूट मिलेगी उस दिन सारी बुद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे माइल्ड और मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड पर्सन को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, रिकरेंट लर्निंग की जाती है, तब जाके वो कैपेबल होते हैं अंडर सुपरविजन। वेल ट्रेन हमेशा ही सुपरविजन के में ही होगा। जब तक क्या होता है, मान लो सर्कस में भी हम देखने जाते हैं, सर्कस देखने जाते हैं, तभी जब शेर की एंट्री होनी होती है तो उससे पहले जाले लगा देते हैं कि मेरा खुद की किसने पकड़ लेगा। लेकिन जो वेल एजुकेटेड होते हैं उनके साथ लोग अच्छे से डील कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनको पता है अगर इनसे छुपाओगे तो प्रॉब्लम कभी शॉर्ट आउट नहीं होगी। उसके बाद है कस्टोडाइल केयर। कस्टोडाइल केयर में प्रोफाउंड मेंटली रिटार्ड रिक्वायर्ड कस्टोडाइल केयर एट होम एंड इंस्टीट्यूशन स्पेशल सेंटर।
ऐसे बंदों को हम ये सोच के और छोड़ देते हैं कि नहीं इनका कुछ नहीं हो सकता, तो इनमें इनको हम स्पेशल सेंटर में भेज देते हैं। सम सीवियरली मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड आर फिजिकली डिसेबल, दे हैव टू बी नर्स्ड इन बेड। कुछ ऐसे होते हैं जो फिजिकली डिसेबल भी होते हैं, जो 24 घंटे अपने बेड पे ही रहते हैं। केस स्पेशलाइज्ड, तो स्पेशलाइज्ड बंदों को इनका केस सौंप दिया जाता है। इनकी लाइफ में रिकवरी के चांस लगभग 0 होते हैं, बिल्कुल नेगेटिव चांस होते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। इनका तो ये हाल है, अगर 22 साल का भी कोई लड़का या कोई लड़की है तो भी वो अपनी डेली रूटीन का काम खुद नहीं कर सकता है। उसके बाद है इनमें इनको क्या क्या किया जाता है, ट्रेनिंग टू वॉक, चलना सिखाना, टॉयलेट ट्रेनिंग, खाना खाना, कपड़े पहनना, बात लेना, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ये अडेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। हमारा काम है देना, लेकिन वो अडेप्ट करें या ना करें उनके ब्रेन के लेवल पे डिपेंड होता है। प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो इनमें बेसिक सा बताती हूँ। प्राइमरी, टर्शियरी, वैसे लेवल ऑफ प्रिवेंशन 4 होते हैं, एक प्रीमोडियल होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 दे रखे हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रिवेंशन क्या होती है? प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है कोई बीमारी होने से पहले ही उसको रोक देना। जैसे कि मलेरिया होने से पहले गर्मियों में क्या होता है, नेट, ओडोमोस लगाने के लिए एजुकेशन दे दी जाती है, दवाइयों का छिड़काव, अपने घर में भाई मच्छरों को मारने के लिए, भगाने के लिए जो भी आप तरीके अपनाते हो। और भाई एट ए सपोर्ट आपको क्या करना है, अपने घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना। ये होती है प्राइमरी प्रिवेंशन। बेसिक सा एग्जाम्पल प्राइमरी प्रिवेंशन, जो कि बीमारी के आने से पहले ही हम जिसके लिए तौर तरीके अपना लेते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब अगर बीमारी आ गई है, जितनी जल्दी बीमारी आई है उतनी जल्दी इसका डायग्नोस और ट्रीटमेंट करो। अगर डिले करोगे तो नुकसान करेगी। तीसरी होती है आपकी टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, जितना नुकसान हो गया उतना तो ठीक है, लेकिन उसको आगे ना बढ़ा के क्या किया जाए, डिसेबिलिटी को लिमिट किया जाए और बंदे को क्या कर लिया जाए, रिहैब कर लिया जाए। इनमें तीनों में बेसिक सी ये चीजें आती हैं। आप जो है ये प्रिवेंशन हैं आपकी, इनको पढ़ के देखना, इनमें जो भी प्रॉब्लम हो, जो पॉइंट ना आए समझ रहे हो मेरे से पूछना। जो इनका प्रॉपर बायोडाटा होता है वो मैंने आपको बता दिया कि ये होता है, प्राइमरी में ये आता है, सेकेंडरी में ये आता है और टर्शरी में ये आता है। अगर आप चाहो तो इसके साथ थर्ड प्रिवेंशन के साथ 4th पॉइंट में रिहैब अलग से भी लिख सकते हो और टर्शरी प्रिवेंशन में भी लिख सकते हो। पेज लिख दे आप, मोटे के किताब है सही है। आगे ड्रग एब्यूज, सब्सटेंस एब्यूज, ये मैं आज शायद फर्स्ट ईयर को करवाऊंगी, ये पता नहीं मैंने करवा दिया। तो सब्सटेंस एब्यूज, ड्रग एब्यूज, चाहे साइकेट्रिक में हो चाहे आपका साइकोलॉजी में हो, सेम होता है। सिर्फ इसमें क्या होगा, आपको कुछ ड्रग्स याद करनी पड़ेगी। साइकेट्रिक में 4 या 5 ऐसी ड्रग्स जो कॉमनली यूथ है वो क्या करता है, लेता है। जो भाई जिस पेज पे है वो पेज पर है, तो थोड़ी बहुत दिख रही है, उसमें है आपका ट्रैंक्विलाइजर है, बार्बिचुरेट है, हैलोजेंस है, तंबाकू, कोकीन, अल्कोहल, पेन किलर, खासकर पेन किलर बहुत ज्यादा, खासकर रूरल एरिया में जो लेडीज है वो बहुत ज्यादा पेन किलर लेती है, ठीक है। इसके आगे मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आज के लिए मेंटल रिटार्डेशन इतना ही।